नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते सरबजीत की। पंजाब के सरबजीत पाकिस्तान की जेल में केवल हिंदुस्तानी होने का दंश झेलते रहे और 22 साल 8 माह बाद लौटे तो शहीद कहलाए। अब पूरा देश शहीद सरबजीत के लिए आंसू बहा रहा है। सरबजीत का नाम पूरे देश की जुबां पर है और इस नाम से अब मासूम बच्चे भी दूर नहीं। घरों में न्यूज सुन पूछ रहे हैं, बताओ क्यों मारा इनको। यही कारण है कि 2 दिनों से घरों और गलियारों का माहौल गमगीन बना हुआ है और जिधर देखो उधर ही पाक की करतूत के किस्से सुनाए जा रहे हैं। सरबजीत वो नाम है जिसे पूरा देश अपनी नम आंखों से श्रद्धांजलि देने में जुटा हुआ है। शहर के गलियारों के साथ साथ चौबारों तक क्या सिख समाज, क्या सामाजिक संगठन और क्या राजनीतिक दल सभी सार्वजनिक रूप से एकत्रित होकर सरबजीत को याद कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हर देशवासी केवल पाक की नापाक करतूत को कोस रहा है। अब सरबजीत पूरे देश में घर घर की कहानी बन गए हैं। सरबजीत के साथ हुए जुल्मों की कहानियां जब न्यूज चैनलों के माध्यम से घर घर पहुंची तो इसका असर उन मासूमों पर भी हुआ जो हमेशा छोटे पर्दे से चिपके रहते हैं। सरबजीत मासूमों के जहन में ऐसे उतरे कि उन पर पाक की करतूत का गहरा असर पड़ गया। अब बच्चे घरों में बड़ों से बार बार पूछ रहे हैं, बताओ ना इनको क्यों मारा। रोते बिलखते परिजनों के टीवी पर आने वाली प्रोमोनुमा सुर्खियों ने हिंदुस्तान के हर घर को गमजदा कर दिया है। घरों में बड़े बुजुर्ग पाक की नापाक हरकत पर चर्चा कर रहे हैं तो बच्चे भी इन चर्चाओं पर ध्यान से कान लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शहीद सरबजीत के मामले में छोटे बच्चों में ही संजीदगी देखी जा रही है। जिन बच्चों को समझ है वो भी शहर के गलियारों में खुद के सर्कल में ही सरबजीत को याद कर रहे हैं। भले ही वो 2 देशों के बीच के संबंधों पर कोई चर्चा नहीं कर पाए, लेकिन सरबजीत नाम आते ही उन्हें ये समझ आता है कि अब सिर झुकाना है, क्योंकि उनके साथ सब कुछ गलत हुआ है। सरबजीत को लेकर पूरे शहर के गलियारों में भी चर्चा है। जहां जिसे मौका मिल रहा है पाकिस्तान के साथ साथ भारत के जिम्मेदार राजनेताओं को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है। लेकिन इस बीच फिर वही प्रश्न खड़ा होता है, हम अपने मासूमों को क्या बताएं कि आखिर क्यों मारा सरबजीत को। बीजेपी के मधु भैया ने जब से आईडी अध्यक्ष पद से ब्रेक लिया है तभी से पार्टी के कुछ नेता उनके पुनर्वास को लेकर बेहद चिंतित है। चिंता इसलिए नहीं कि वो भैया के शुभचिंतक है, बल्कि इसलिए कि वो राऊ विधानसभा से एक प्रमुख दावेदार के रूप में लगातार उभरते ही जा रहे हैं। वैसे भैया राऊ में सक्रिय तो है, लेकिन अपने भ्राता बलराम के कांधों पर सवार होकर। ऐसे में भैया का जल्द से जल्द पुनर्वास किया जाएगा, फिर उन्हें वहां बैठाया जा सकता है, जिसके लिए वो पहले से कई बार संगठन को इनकार कर चुके हैं। बावजूद इसके पार्टी के गलियारों में अध्यक्ष पद के लिए अब उन्हें फाइनल समझा जा रहा है। बीजेपी की स्थानीय राजनीति में पिछले 2 दशक से अलग अलग पदों पर रहते हुए काम करने वाले मधु वर्मा अब एक बार फिर नई प्रोफाइल में नजर आ जाएं तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मधु भैया का नाम एक बार फिर बीजेपी नगर अध्यक्ष के लिए गंभीरता से पार्टी के गलियारों में चलाया जा रहा है। वैसे तो मधु भैया मिशन 2013 में खुद को उतारने का मन बनाए बैठे हैं। वो लगातार अपने भाई बलराम के भरोसे आयोजन पर आयोजन ही नहीं करवा रहे, बल्कि सक्रियता से हर आयोजन में हिस्सा भी ले रहे हैं। कभी नव वर्ष पर आयोजन हो रहे हैं तो कभी कन्या पूजन के नाम पर राजनीति कर वर्मा परिवार लगातार राव में अपने आप को बनाए रखे हुए है। लेकिन उनकी इसी सक्रियता पर पानी फेरने के लिए उनके शुभ चिंतक न कहे जाने वाले नेता सक्रिय हो गए हैं। मधु भैया फिलहाल मेयर कृष्ण मुरारी मोघे के सिपा सालार बतौर शहर की राजनीति में पहचान बनाए हुए हैं। मोघे और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की करीबी इन दिनों शहर के गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। मंत्री खेमे के हर आयोजन में मेयर साहब बतौर अतिथि सदैव फिक्स देखे जाते हैं। ऐसे में मधु भैया का नाम नगर अध्यक्ष के लिए अब शंकर भैया से कुछ अंक ऊपर उछला हुआ देखा जा रहा है। बीजेपी के गलियारों की चर्चा बताती है कि उन्हें नगर अध्यक्ष पद से बांध दिया जाए तो दूसरे नेताओं को राव से दावेदारी का मौका मिलेगा और एक मजबूत दावेदार पार्टी कार्यालय के खूंटे से भी बंध जाएगा। नगर अध्यक्ष के नाम को लेकर फिलहाल पार्टी के भीतर खास माहौल बना हुआ है और कभी भी नाम घोषित हो जाएगा। शहर में एसएसपी सिस्टम के बाद फिर डीआईजी सिस्टम लागू हुआ और 3-3 एसपी शहर की कमान संभालने लगे। लेकिन 6 माह के भीतर ही आखिर क्यों अति कुशाग्र बुद्धि के धनी कहे जाने वाले एसपी मुख्यालय के स्थानांतरण कर दिए गए, ये प्रश्न बार बार खाकी के गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है।
खाकी डॉक्टर आशीष को भुला नहीं पाई थी कि तेज तर्राट एसपी मुख्यालय रुडोल्फ अल्वारिस भी रवाना हो गए। ऐसे में यह चर्चा चल पड़ी है कि कहीं इन अफसरों की रवानगी के पीछे उनकी अति बुद्धिमत्ता तो कारण नहीं बनी। इंदौर की खासियत कहें या फिर तासीर, यहाँ सालों से खाकी को लेकर भी उतनी ही चर्चाएं होती है जितनी कि राजनीति के क्षेत्र में काम करने वालों की होती आई है। भले ही खाकी को इस बात का एहसास नहीं हो, लेकिन शहर का हर बाशिंदा खाकी की आमद और रवानगी दोनों की ही जमकर चर्चा करते हैं। शहर के गलियारों में नेता नगरी का मूवमेंट हो या फिर खाकी की कदम ताल, दोनों की ही चर्चा होती है। शहर में आए कई सीएसपी पदोन्नत हुए और एएसपी बने तो बधाई का सिलसिला चला, लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि एसपी मुख्यालय रुडोल्फ अल्वारिस की भी रवानगी हो गई तो हर जगह चर्चा शुरू हो गई। पूछा जाने लगा ये क्या हुआ। मात्र 6 माह में ही दो तेज तर्राट पुलिस अफसरों के ट्रांसफर के पीछे आखिर क्या कारण हो सकता है। शहर में खाकी का यूं भी अपना ही एक सिस्टम है। यहाँ एक डीआईजी के साथ साथ 3 एसपी काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी बार फिर एसपी मुख्यालय की ही रवानगी क्यों हुई। 6 माह पहले जब डॉक्टर आशीष एसपी मुख्यालय बनाए गए तो उन्होंने सालों पुरानी डकैतियों का पर्दाफाश कर इतना काम किया जितना पिछले दिनों खाकी के गलियारों में कभी नहीं हुआ। उन्हें बेहद ब्रिलियंट अफसरों की श्रेणी में रखा जाता था, लेकिन उनकी सेवाएं इंदौर जैसे शहर में लेने की बजाय उन्हें सीधे भिंड का रास्ता दिखा दिया गया। अब कहा जा रहा है कि एसपी मुख्यालय का काम देख चुके अल्वारिस भी कुशाग्र बुद्धि के अफसर कहे थे, लेकिन इन्हें भी नीमच जैसे छोटे जिले का एसपी बना दिया गया। 6 माह में दो तेज तर्राट अफसरों की रवानगी के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर असाधारण व्यक्तित्व के धनी, अति बुद्धिमान कहे जाने वाले अफसर सबसे तेज शहर में क्यों नहीं दिख पा रहे हैं। पूरा सिस्टम अपनी जगह काम कर रहा है तो एसपी मुख्यालय का कार्य देखने वाले अफसरों की रवानगी क्यों हो रही है। ऐसे में खाकी के साथ साथ शहर के गलियारों में पूछा जा रहा है कि क्या ये दोनों अफसर चुनावी साल में बड़े शहर यानी इंदौर की पुलिसिंग में फिट नहीं बैठ पा रहे थे, या फिर इनकी रवानगी के पीछे का कारण इनका खुद का कुशाग्र बुद्धिबल है जो सिस्टम में फिट नहीं होने दे रहा था। एक जमाना था जब यातायात पुलिस के जारी किए येलो कार्ड का अपना ही एक अलग महत्व हुआ करता था। वाहन चालक जब अपनी जेब में येलो कार्ड धारण कर वाहन पर तफरी करने निकलते थे तो उनका आत्मविश्वास देखते ही बनता था। समय गुजरा, लोगों ने येलो कार्ड बनवाने में कम रुचि दिखाई और कार्ड बनना भी बंद हो गए। लेकिन अब एक बार फिर पुलिस कार्ड बनाने का काम शुरू करने जा रही है। टेंडर जारी करने की कवायद फिर जोर पकड़ रही है। मैडम ने चाहा तो 1 माह बाद फिर येलो कार्ड देख खाकी कहेगी जाने दो। यातायात पुलिस की ओर से आम वाहन चालकों के लिए सबसे अच्छी सुविधा के रूप में दिया जाने वाला कोई दस्तावेज था तो उसे येलो कार्ड कहा जाता था। समय गुजरा और ये कार्ड भी कहीं भीड़ में खो सा गया। पिछले 6 माह से तो यातायात पुलिस ने भी कार्ड बनाने की कवायद ही बंद कर दी, लेकिन अब एक बार फिर यातायात एएसपी अंजना तिवारी ने येलो कार्ड को अस्तित्व में लाने का मन बना लिया है। मैडम येलो कार्ड को आने वाले माह में फिर आम वाहन चालकों के जेब तक पहुंचा देंगी। येलो कार्ड के लिए टेंडर बुलाने का काम शुरू कर दिया गया है। अब एक बार फिर नए सिरे से येलो कार्ड की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इस कार्ड को रखने वालों को यूं भी सज्जन वाहन चालक माना जाता है। मतलब कार्ड निकला नहीं कि सामने खड़े साहब के मुंह से निकल पड़ता है जाने दो। और अंत में बात करते गर्भवती कैदी की। झाबुआ से आई महिला कैदी गर्भवती है, फिर कहा गया महिला कैदी गर्भवती नहीं है। हालांकि की गई दोनों जांचें अपने समय पर सही थी या नहीं, इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो सका है। लेकिन अब उसी मामले में हुई जांच के बाद 3 चिकित्सक कार्रवाई की जद में आ गए हैं। मामला विभागीय गलियारों में है और जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। कहा जा रहा है कि अब गेंद मंत्री जी के पाले में है। झाबुआ की महिला सेल से लाई गई महिला कैदी का मामला पूरे अंचल में जमकर सुर्खियां बटोर चुका है। महिला कैदी उस समय सबसे ज्यादा चर्चा में आई जब इस महिला कैदी को इलाज के लिए एमवाय अस्पताल लाया गया। महिला की पहली ही जांच रिपोर्ट में चिकित्सकों ने उसे गर्भवती ठहरा दिया। इसके बाद एक और रिपोर्ट आई और महिला को गर्भवती नहीं होना बताया। ये मामला इतना ज्यादा पेचीदा हो गया कि कोई कुछ समझने को तैयार नहीं था। समय गुजरा और अब तक हुई जांच में 3 डॉक्टर विभागीय कार्रवाई के घेरे में पहुंच गए हैं। मामला भले ही अक्टूबर का है, लेकिन शासन स्तर पर चली विभागीय जांच में अब दूध का दूध और पानी का पानी होने को है।
3 डॉक्टरों के कार्रवाई की जद में आने की सुर्खियां आने के बाद एमवाय अस्पताल में हड़कंप सा मच गया है। जांच के घेरे में बुरी तरह से फंस चुके डॉक्टरों को बचने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। सभी डॉक्टर अपने 3 डॉक्टरों के भविष्य के प्रति चिंतित नजर आ रहे हैं। हालांकि ये चर्चा भी है कि अब गेंद सीधे मंत्री जी यानी अनूप मिश्रा के पाले में है। बाकी जितने भी जांच अधिकारी थे सभी अपना काम कर चुके हैं। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।